मेरे चाचा ने बताया, वो मतलब सर्च करते रहते हैं, वो अपडेटेड रहते हैं बिल्कुल, मेरे को सभी चीजें वही बता देते हैं कि ये वाली टेस्ट सीरीज लेना है। फिर वो पूछते रहते थे नेगेटिव कितने हुए, कैसा रहा पेपर। रिजल्ट जब आया था वो भी उन्होंने ही बताया मुझे, प्री का रिजल्ट भी उन्होंने ही बताया, मेंस का भी उन्होंने ही बताया कि आ गया। सर मेरा तो चॉइस मेरा ईएसआईसी है, उसके बाद में हम देखेंगे कि उसका कौन सा है। के फिल्म्स मेरे पापा बता रहे थे, के फिल्म्स जो दिल्ली में है उसका, तो सफदरजंग का। ओके। बात ये है सर, कोई पॉजिटिव रहना चाहिए। जो होता है फिर वो मतलब जो होना होता है वो तो होगा ही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, तो हमें तो सिर्फ पढ़ना चाहिए। नहीं हुआ तो अगली बार तो फिर ऐसे टारगेट बनाना है कि नेक्स्ट तो होगा ही, मेरा ही होगा नेक्स्ट। तो ऐसे सोच के फिर मोटिवेशन आ जाएगा। जैसे जैसे टेस्ट देते हैं तो उससे भी मोटिवेट होते हैं हम रोज टेस्ट दे रहे हैं। और एक तो ये है कि कुछ चीज छोड़नी पड़ेगी। तो आप अगर ऐसे सोच लेते हो कि हाँ मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी, अपने आप में वो आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है कि मैंने मतलब कई महीने हो गए मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया, मैंने कई महीनों पहले ही अनइंस्टॉल कर दिया कि अब जब तक नहीं होगा ना तब तक मैं अनइंस्टॉल ही नहीं करूंगी। तो एक अपने आप में ना कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कंट्रोल कर सकती हूँ अपने। नमस्कार दोस्तों, इंटरव्यू सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि जैसे हमारे पास में नोट सेट कंप्लीट होता है तो यहाँ पे हमारे पास में जितने भी ऑल इंडिया रैंक के स्टूडेंट आते हैं, सब में जो है वो हमारे पास में एक सपना होता है कि कब हम जो है वो टीएनसी के इंटरव्यू पैनल में जाएं और कब जो है वो हमारे पास में जो है वो इंटरव्यू दें। तो आज हमारे पास में सेशन में ऐसे शख्सियत हैं जिनको पहचान की कोई जो है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑल इंडिया रैंक जो है वो 83 अचीव किया है। किसी टाइम पे हमारे पास में वर्ल्ड कप हमने जो है वो 83 में जीता था और आज हमारे पास में नोट सेट 10 के 83 रैंक, ऑल इंडिया 83 रैंक वाले जो है वो हमारे पास में। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं मोनिका रुलानिया जी का। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाइयां मोनिका जी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। चलो, बढ़िया ही होनी चाहिए। और वैसे भी जो है वो हमारे पास में ऑल इंडिया 83 रैंक आने के बाद कौन अच्छा नहीं होगा। देखो, हर किसी का सपना होता है कि नोट सेट क्लियर करे और उसमें से भी सपना होता है कि हमें एम्स मिल जाए, और ये दोनों सपने भी साकार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमें मन चाही जॉब मिले, यानी कि हमारे पास में एम्स का भी रास्ता खुला है, ईएसआईसी का भी रास्ता खुला है और भी बहुत सारे रास्ते खुले हैं। और ये रास्ते तभी खुलते हैं जब हमारे पास में रैंक अच्छी आती है। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मोनिका जी, आप अपने घर के बारे में, अपनी बेसिक स्टडी के बारे में बताइए। कहां से आपने बीएससी नर्सिंग किया और कैसे आपने जो है वो नोट सेट की शुरुआत की? नमस्ते सर। मैंने मेरी नर्सिंग की जो शुरुआत है वो 2021 वाला बैच था मेरा, 2021 से 25 का, जो मैंने अपनी कॉलेज आरए के कॉलेज ऑफ नर्सिंग से कर दिल्ली से। उसके बाद में मैंने कोचिंग लेके और फिर टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली थी मैंने। टेस्ट सीरीज में मैंने जैसे स्टार्ट करा है तो थोड़े कम नंबर आते थे, तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हुई उस टाइम में, थोड़े टाइम के लिए। तो फिर मैंने थोड़े थोड़ा मतलब मेरे को ऐसा था कि डेली एक टेस्ट तो देना ही है, वो फिक्स था। 2 या 3 टेस्ट आते थे, एक 20 का मेंटल, 20 क्वेश्चन का, फिर 100 का और फिर 160 वाला, तो मैं इनको देती ही देती। फिर जो भी गलत होता था फिर मैं मिस्टेक नोटबुक पे लिख लेती थी, फिर धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लग गया। तो उससे थोड़ा मोटिवेशन आ गया कि हाँ ठीक है कर सकती हूँ मैं। फिर रैंक भी अच्छा आने लग गई और अब 45,000 बच्चों में से भी रैंक आती थी, तो फिर अक्सर लगता था कि ठीक है मेंस जैसे नोट सेट में होता है, उसमें भी जैसे मेंस वाला जो अभी दिया था 14,000 बच्चों ने दिया था, तो उस टाइम का जो टीएमसी का था उसमें 10,000 बच्चे उसी में थे, तो 14,000 से 10,000 की इधर ही गई। तो ऐसा हो गया था कि ठीक है इतना तो कॉम्पिटिशन फाइट कर लेंगे। चलो, पहली बात तो आपने अपना बेस जो है वो आरए के नर्सिंग कॉलेज से किया है। नर्सिंग में जो है वो सबसे पहली नर्सिंग कॉलेज है और आरए का अपने आप में जो है बड़ा नाम है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं आपने पहली बात तो बहुत ही अच्छी जगह से जो है वो नर्सिंग किया। फिर आपको जो है वो टीएनसी के बारे में पता चला और आपने टीएनसी की जो है वो टेस्ट सीरीज कर ली
और जैसा कि आपने बताया है कि वहां पे हमारे पास में 45,000 बच्चे देते थे एग्जाम, और उसमें से जो है वो रैंक आती थी। मतलब टीएनसी के माध्यम से आपने एज ए नोरसेट को पेपर को आईना बनाया कि कैसे 45,000 बच्चे आते हैं। वैसे तो देखा जाए तो 1 लाख बच्चे जो है वो नोरसेट में बैठते हैं, तो 1 लाख बच्चे नोरसेट में बैठते हैं, उससे आधे बच्चे जो है वो हमारे पास में टीएनसी के टेस्ट सीरीज में बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक नोरसेट का सिनेरियो है, या एक नोट सेट का दर्पण जो है वो टीएनसी के माध्यम से मिला। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपने टीएनसी से जो शुरुआत की, तो टीएनसी के बारे में पता कैसे लगा आपको सबसे पहले? मेरे चाचा ने बताया, वो मतलब सर्च करते रहते हैं, वो अपडेटेड रहते हैं बिल्कुल, मेरे को सभी चीजें वही बता देते हैं कि ये वाली टेस्ट सीरीज लेना है। फिर वो पूछते रहते थे नेगेटिव कितने हुए, कैसा रहा पेपर। रिजल्ट जब आया था वो भी उन्होंने ही बताया मुझे, प्री का रिजल्ट भी उन्होंने ही बताया, मेंस का भी उन्होंने ही बताया कि आ गया आ गया। चलो, मतलब आपके सक्सेस के पीछे जो है वो आपके चाचा जी का बड़ा हाथ था। जितने आप एक्टिव थे उससे कहीं ज्यादा जो है वो एक्टिव थे, और उन्होंने वो सारी चीजें बताई। तो चलो, सबसे पहले तो हम चाचा जी का भी यहाँ पे धन्यवाद करना चाहेंगे। अभी तो हमारे पास में स्टूडियो में मौजूद नहीं है, वरना मैं उनसे पूछना चाहता कि आपको टीएनसी के बारे में पता कैसे लगा। भाई यूट्यूब से लगा, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। चलो, एन केन प्रकार मैं कह सकता हूं कि वो इतने मेच्योर इंसान है, तो उन्होंने तो जो है वो बिल्कुल सोच समझ के हर जगह से जो है वो सर्च करके आपको क्रीम चीजें जो है वो लाके दिए, जिसकी वजह से आपने जो है वो ये सक्सेस दिए। तो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चाचा जी का। अच्छा, आप जब टीएनसी के टेस्ट सीरीज देते थे तो आपको क्या अलग लगता था इन टीएनसी के टेस्ट सीरीज में बाकी जो चीजों से है, कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए थोड़ा हटके है या अच्छा है? हाँ, और वो जो क्वेश्चन थे उससे थोड़ी क्लियर हो गई थी मेरी, बेसिकली। जैसे क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मेरे को समझ नहीं आया, तो फिर मैंने मतलब देखा, उसको एनालिसिस कर दी थी। टेस्ट देने के बाद में ऐसा नहीं मैंने छोड़ दिया उसको, उसका प्रॉपर एनालिसिस कर दी थी। जो क्वेश्चन सही हुआ है ना उसका भी मैं रिजल्ट देख ली थी फिर से, कि हाँ मैंने जो सोचा वही है या फिर कुछ और है इसका। उसके बाद में जो गलत है उसका देखना, फिर जो गलत है उससे भी थोड़ी क्लियर हो रही थी, क्योंकि उसमें रेशनल दिया होता है। रेशनल से फिर देखा मैंने कि अच्छा ऐसा कॉन्सेप्ट है, फिर मैंने उसको लिखा। फिर वापस से मतलब जब जो मेरे मेन नोट्स थे उनमें ऐड कर लिया मैंने कि हाँ ये मुझे ये चीज याद करनी है। तो चलो, सबसे पहले तो आपने बताया है कि जो नोट सेट में हमारे पास में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे टीएनसी पे मिल रहे थे, और फिर आपने बताया कि जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमें हमारे रैंक का पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। और नेक्स्ट चीज आपने बड़ी गहरी वाली बताई है कि जो क्वेश्चन सही हो जाता था उससे भी हमें बेनिफिट मिलता था कि चलो सही हो गया, अच्छी बात है। और जो क्वेश्चन गलत हो जाता था उसका भी रेशनल वहां पे हमें मिल जाता था, ताकि हमें यह पता चले कि ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों हुआ है। और देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीएनसी हमेशा इस चीज पे काम करती है कि गलतियों को इंसान कैसे सुधारा जाए। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिनसे गलतियां नहीं होती है। इंसान गलतियों का जो है वो पुतला होता है, मिस्टेक वो करता ही करता है। लेकिन सबसे बड़ी समझदारी यही होती है कि उन गलतियों से हम सबक कैसे लें, उन गलतियों को हम किस तरीके से सीखें कि आगे वैसी गलतियां ना हो। तो मोनिका ने जी जो है वो उनका रेशनल पकड़ा, और फिर उन क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम किया कि कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, और फिर जो है वो हमारे पास में उनको सही किस तरीके से कर सकते हैं। तो मोनिका जी, आपने लाइब्रेरी या इस तरीके से या अपनी पढ़ाई को पूरे दिन में किस तरीके से टाइम दिया, या शॉर्ट में कहूं कि आपका पूरा शेड्यूल किस तरीके से था नोट सेट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग? तब मैंने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी अभी तक। मैं घर पे आई, सिर्फ मेरे घर पे जैसे सेकंड फ्लोर पे सिर्फ मेरा ही है, मतलब मेरे को पढ़ने का ही रहता है सिर्फ यहाँ पे। सारी बुक्स है मेरे चारों तरफ, तो मैं यहाँ पे रहती थी। सुबह 6 या 7 बजे के लगभग उठना, उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट है मेरी उसी टाइम से। तो पहले तो सुबह उठ के टेस्ट नहीं देती थी, सुबह उठ के मैं रिवाइज करती थी कि जो भी है मेरे को आज ये वाला सब्जेक्ट करना है। एक सब्जेक्ट लेती थी एक दिन का, वो सब्जेक्ट रिवाइज करके उसके बाद में 8 नौ का मेरा टेस्ट रहता था कि आपको होंगे 3 बजे चाय पी के फिर मैं टेस्ट देने बैठती थी सीधा। फिर वो टेस्ट दिया, उसके बाद में उसका एनालिसिस करना, तो उसमें टाइम लग जाता था, तो शाम हो जाती थी मेरे को। 3 बजे से दिया तो 2 घंटे लग गए। जैसे 160 वाला में एक वाला क्वेश्चन होता है, दे रही हूँ, फिर 2 घंटे में देख के फिर उसका एनालिसिस करती थी, तो 3 साढ़े 3 घंटे उसको हो जाते थे। मतलब पूरा शेड्यूल जो है वो अगर आपका देखा जाए तो 8 से 10 घंटे आप स्टडी स्टडी के लिए निकाल लेते थे, क्योंकि आप सुबह से शुरू हो जाते थे और शाम तक आपका ये प्रोसेस चलता। इसमें कि हाँ ऐसा कुछ है, हालांकि निकाल अलग है, उसके अलावा तो सिर्फ पढ़ रही था। और यही होना चाहिए देखो।
मेरा फिक्स था कि मेरे को सोना तो कंप्लीट करना है, 8 से 8 घंटे, अच्छे 6 से 8 घंटे मेरा होता है का सोने का। ये सोए बिना अगले दिन मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, दिमाग नहीं चलता, इसलिए मैं सोने का पूरा करती हूँ कि वो पढ़ने का आदत है। इन दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चलो, बहुत यही शेड्यूल होना चाहिए हमारे पास में जो भी स्टूडेंट हैं। देखिए, जब तक आप अच्छा खाना अच्छा सोना नहीं लेंगे तब तक आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। तो हम भी यही कहते हैं कि हमेशा 6 से 8 घंटे तो जो है वो सोना होना ही चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं मिलेगा। प्लस आपने कहा है कि हम जो है वो 8 से 10 घंटे पढ़ते थे, देन सबसे पहले जो है वो आप थ्योरी पढ़ते थे, फिर उसका जो है वो पेपर देते थे। मतलब आप अपने तर्कस में वो सारे तीर रखते थे कि हमें पेपर किस तरीके से देना है, और यहीं पे जो है वो आपकी मंजिल या आपका काम खत्म नहीं होता था। एग्जाम दिया, देन उसके बाद एनालिसिस किया कि कोई भी क्वेश्चन सही हुआ है तो उसका रीजन क्या है, और कोई भी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में गलत हुआ है तो उसका क्या रीजन है। तो आप उसका पूरा अच्छे तरीके से देखते थे। और जिस तरीके से टीएनसी हर क्वेश्चन के पीछे रेशनल देती है, तो ऑफ कोर्स आपको यह पता होता था कि इसमें हमारे पास में राइट चीजें जो है वो क्या हो सकती है। अच्छा, तो मोनिका जी, इससे पहले कभी आपने नोट सेट वगैरह दिया था? हाँ, मैंने 2 से 9 दिया था जब कोचिंग स्टार्ट हुई थी, 2 महीने हुए थे, ज्यादा कोर्स हुआ नहीं था। तो मैंने दिया, प्री हो गया था, 84 परसेंटाइल बने थे, और उसके बाद मेंस दिया मैंने। तो मेंस में मेरी 5000 रही। ओके। डीमोटिवेट हो गई थी, लेकिन फिर पापा ने बोला कि एक ही दिया है, अभी तो क्या ही है, अभी तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी तो पढ़ना है, तो अच्छी रैंक आएगी अगली बार। तो फिर ऐसा करके दोबारा स्टार्ट कर। चलो, मतलब आपने शुरू में ही जो है वो दिया था, और शुरू में भी आपने थ्योरी अच्छी थी इसलिए आपने प्री भी निकाल दिया, लेकिन मेंस नहीं निकला। फिर आपने पूरे अच्छे तरीके से जो है वो नेक्स्ट नोट सेट निकाला, और आपने न सिर्फ नोट सेट निकाला बल्कि एक बहुत ही अच्छी रैंक के साथ में जो है वो आपने नोट सेट निकाला। तो अभी नोट सेट निकालने के बाद में आगे का जो है वो आपका प्लान क्या रहेगा, कि किस तरीके से आप जो है वो आगे की स्टडी को करोगे, या कौन सा एम्स लेना चाहोगे? 83 जो रैंक आई है तो उसको आप किस तरीके से इस मौके को भुनाना चाहोगे आप? सर, मेरा तो चॉइस मेरा ईएसआईसी है, उसके बाद में हम देखेंगे कि उसका कौन सा है। के फिल्म्स मेरे पापा बता रहे थे, के फिल्म्स जो दिल्ली में है उसका, तो सफदरजंग का। ओके। मतलब खैर, चलो कोई बात ना, आपकी जो भी चॉइस है वो तो पूरी होगी ही होगी, क्योंकि आपकी तो इतनी अच्छी रैंक है 83, तो आपको होना ही होना है। अच्छा, कभी आपने नोट सेट देने से पहले लगा था कि हम अंडर 100 भी आ जाएंगे? नहीं, मेरे को नहीं लगा था, लेकिन मेरे घर वालों को पता था, वो बोल रहे थे, टीचर्स भी बोल रहे थे कि हाँ अंडर 100 आएंगे। चलो। हाँ, मतलब ठीक है। मतलब खैर, पढ़ाई वाला बच्चा तो सिर्फ अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करता है, वो रिजल्ट की परवाह नहीं करता। और ये चीज़ आपको पता है कि सब लोग कहते हैं कि सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। जो आपके जैसे कर्म रहेंगे वैसे आपको फल तो जो है वो मिल ही जाएगा। उसी पे जो है हमारे पास में मोनिका रुलानिया जी ने जो है वो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखा, और अपने पढ़ाई पे जो है वो कंसंट्रेट करते रहे, आगे बढ़ते रहे। घर वालों को विश्वास था, और आज उनका विश्वास जो है वो खरा भी उतरा है, और जो है उन्होंने अच्छी रैंक उनके सामने जो है वो आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हम जो है वो स्टार्टिंग कैसे करें। तो जो न्यू कमर्स है, जिस तरीके से आपने अभी भी जो है वो नर्सिंग कंप्लीट करके अभी नोट सेट क्रैक किया है, तो उनके लिए कोई मैसेज कि किस तरीके से जो है वो नोट सेट की तैयारी होनी चाहिए, ताकि वो भी एक अच्छी रैंक लेके जो है वो अपना फ्यूचर जो है वो संवार सके। बाकी कहना चाहूंगी कि कंसेप्ट क्लियर होगी जी। कंसेप्ट के लिए हमें थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उसको उसी दिन रिवाइज करके उसके टेस्ट वगैरह उसी के क्वेश्चन लगा दो, जिस जिस टॉपिक को पढ़ना है उस क्वेश्चन लगा दें, जैसे बेसिक जो भी बुक मिली आपको उससे। बाकी साथ के साथ वो होता रहेगा उसके ऐसा है कि जैसे आगे पीछे का रह जाता है, आगे बढ़ गए, पीछे का भी रिवाइज करना है साथ ही। जैसे 1 महीना हो गया उस सब्जेक्ट को, तो वापस से रिवाइज कर लिया। रिवीजन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस था, मैंने हर बार मतलब वीकली में रिवाइज कर ली लास्ट टाइम पर। हम्म। एक सब्जेक्ट को उठाया, इस संडे को करा, अगले संडे को फिर से subject। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होता है, आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे बढ़ते रहोगे और पीछे वाली चीज अगर आप बोलते रहोगे तो इससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो पढ़ाई के साथ साथ जो आप कंसेप्ट क्लियर करते हो, तो साथ साथ में जो है वो रिवीजन भी होना चाहिए, तो इसी के बेसिस पे जो है वो आप आगे बढ़ पाओगे। टीएनसी में जैसे आप बहुत सारे सर को जानते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं, कोई फेवरेट टीचर जिनका पढ़ाया हुआ आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है?
डॉक्टर हंस सर। ओके, डॉक्टर हंस सर का। तब ट्रिक्स बताते थे वो, मतलब बहुत अच्छे से कि वो उसी टाइम पे याद लगे। चलो, मतलब डॉक्टर हंस ने जो है वो आपको कम्युनिटी पढ़ाया है, जो बोरिंग सब्जेक्ट था उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है कि वो सबके जो है, और वैसे भी डॉक्टर हंस सभी स्टूडेंटों के जो है वो चाहते हैं, फुल्ली एनर्जेटिक हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपना कैरियर जो है वो आगे सिर्फ नर्सिंग वालों को समर्पित किया है, तो ये तो काबिले तारीफ है। और आपने उनका पढ़ा हुआ भी देखा, तो इस तरीके से अंतिम रूप में मैं आपको जो है वो लेके जाना चाहूंगा कि हमारे पास में जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा फेलियर का सामना कर लेते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज कि आपको जो है वो नोट सेट इतना भी बड़ा या इतना बड़ा विक्ट्री भी नहीं है कि आपसे क्रैक ना हो सके। आपने भी जो है वो नोट सेट में बहुत अच्छी रैंक दी है, आपका भी प्री जो है वो पहले निकल गया था, थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन आ ही जाता है। तो किस तरीके से आप उस डिमोटिवेशन से कोप अप किया और आगे की तैयारी को जो है वो नई चीज से शुरुआत की? बात ये है सर, कोई पॉजिटिव रहना चाहिए। जो होता है फिर वो, मतलब जो होना होता है वो तो होगा ही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, तो हमें तो सिर्फ पढ़ना चाहिए। नहीं हुआ तो अगली बार तो फिर कैसे टारगेट बनाना है कि नेक्स्ट तो होगा ही, मेरा ही होगा नेक्स्ट। तो ऐसे सोच के फिर मोटिवेशन आ जाएगा। जैसे जैसे टेस्ट देते हैं तो उससे भी मोटिवेट होते हैं हम रोज टेस्ट दे रहे हैं। और एक तो ये है कि कुछ चीज छोड़नी पड़ेगी। तो आप अगर ऐसे सोच लेते हो कि हाँ मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी, अपने आप में वो आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है कि मैंने, मतलब कई महीने हो गए मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया। मैंने कई महीनों पहले अनइंस्टॉल कर दिया कि अब जब तक नहीं होगा ना तब तक मैं अनइंस्टॉल ही नहीं करूंगी। तो एक अपने आप में ना कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कंट्रोल कर सकती हूँ अपने आप चलो, आपने बताया कि ये जो हमारे पास में सोशल मीडिया साइट्स हैं जिनसे हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो सबसे पहले तो आप जो है वो इनसे दूरी बनाए रखें। इससे हमें दो बेनिफिट मिलेगा कि दूरी बना के रखेंगे तो हमारे पास में टाइम बचेगा, क्योंकि हम रील्स पे रील्स देखते रहते हैं। कब जो है वो हमारे पास में 2 मिनट जो है वो आधे घंटे में बदलते हैं और आधा घंटा जो है वो 1 घंटे में बदल जाता है। तो इन रील्स से जो है वो हमें दूर रहना है। और जैसा कि सभी जितने टीचर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम वगैरह है, फेसबुक वगैरह है, जितने भी आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी है रील्स की, उसको आपको दूर करना है। और फिर इन्होंने सबसे अच्छा बात बताया है कि एक बार अनइंस्टॉल कर दो, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर जो कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, वो डेवलप होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अनइंस्टॉल कर ही नहीं पाते हैं, मतलब अपने पास में हम चाहते हुए भी उसको अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते, कर ही नहीं पाते, अंदर से आवाज ही नहीं आती है कि हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो डिलीट कर दें या रिमूव कर दें। तो सबसे पहले अगर आपको ये रिमूव कर सकते हो तो ये सबसे बड़ी बात है। मतलब कुल मिला के अगर आप मैदान में आए हो तो उसके लिए जो कसौटी खरी है कि जो सोशल साइट है उनसे जो है वो आपको दूर रहना है और कंटिन्यू जो है वो आपको पढ़ाई करनी है। अंतिम कोई एक मैसेज अगर हमारे पास में बच्चों को देना चाहते हैं जो नए नोट सेट 11 की तैयारी करेंगे, कोई भी एक मैसेज, कोई 2 लाइन है उनके लिए छोड़ना चाहेंगे, फिर हम इस इंटरव्यू को जो है वो फिनिश करते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी लास्ट में कि एक रेगुलरिटी होती है पढ़ने में। चाहे तुम कितना भी पढ़ रहे हो लेकिन वो रेगुलर पढ़ रहे हो ना, पढ़ाई को इतना दे रहे हो रेगुलरली, तो आपको काफी इफेक्ट आता है कि हाँ मैंने रोज पढ़ाई करी है। पढ़ने का मन नहीं है फिर भी, मतलब वो तो सामने से भी पढ़ रहे हो तो भी वो जाता है दिमाग में कि हाँ इस पेज पे ये लिखा हुआ था, ये पढ़ा मैंने। तो उसको रिवाइज करते रहे। जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा टेस्ट दे दे, लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए। मतलब आपकी जो है वो स्टडी रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और जैसा कि हमारे टीएनसी का तो टैगलाइन ही है कि कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, तो वो तो जो है वो हमारे पास में जरूर होनी चाहिए। आपको अपने स्टडी से विमुख नहीं होना है, लगातार जो है वो पढ़ाई करनी है, लगातार जो है वो टेस्ट देते रहना चाहिए और आगे जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रुलानी मैडम, रुलानी जी का, कि वो स्टेज पे आए और उन्होंने अपनी सारी चीज़ें जो है हमारे पास में डिस्कस किए हैं। और आगे के फ्यूचर के लिए भी मैं अपनी तरफ से, टीएनसी की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।